नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे साहित्य इतिहास का मूल्यांकन। ये टॉपिक नई शिक्षा नीति के अनुसार CDLU जो यूनिवर्सिटी है उसके हिंदी पाठ्यक्रम में BA प्रथम वर्ष में शामिल है। तो आइए देखते हैं साहित्य इतिहास दर्शन क्या है। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप कर सकते हैं। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि साहित्य इतिहास का अर्थ क्या है। साहित्य का इतिहास जो कि युग बोध की तत्कालीन परिस्थितियों से संबंध होकर भी किसकी ओर संकेत करता है? भविष्य की ओर संकेत करता है। यानी उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है, लेकिन हमें भविष्य की ओर संकेत करता है। यही कारण है कि पाश्चात्य निबंधकार, कौन है पाश्चात्य निबंधकार? यहाँ पर बेकन के विचार हैं। बेकन ने स्वीकार किया है कि साहित्य इतिहास मानव संस्कृति के विकास का अविभाज्य अंग है, यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता। वही साहित्य इतिहास सफल कहा जा सकता है जिसे साहित्य की विधाओं के साथ साथ अतीत के धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज आदि का अच्छा ज्ञान हो। यानी ये सभी जो तत्व है उसमें शामिल हो, वही क्या है? वास्तव में साहित्य इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी चित्तवृत्ति क्या है? उसके मन के जो भाव हैं उसका एक प्रतिबिंब है क्या? साहित्य। तब वह निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी जैसे जैसे जनता के मनोभाव बदलेंगे वैसे वैसे साहित्य में भी बदलाव आएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी चित्तवृत्तियों और साहित्य की परंपरा, चित्तवृत्तियों की जो परंपरा चली आ रही है, यानी मानव की विचारधारा जो चली आ रही है, और लेखन की जो परंपरा चली आ रही है, इन दोनों में जो तालमेल है वो ही क्या है? साहित्य का इतिहास है। यहाँ पर आज हम जो इसका मूल्यांकन करेंगे वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा निर्धारित तत्वों के आधार पर करेंगे। इन्होंने कुछ तत्वों को माना है, आधार बनाया है, जिसके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन हो सकता है। ये कहते हैं कि सबसे पहला तत्व कौन सा माना है इन्होंने? पहला माना है साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व। देखिए, जो भी लेखक है वो सबसे पहले इस बात को समझ ले कि जो साहित्यकार है उस समय का उसकी प्रतिभा कैसी है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसी के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे साहित्य एक साहित्यकार के द्वारा ही रचा जाता है, क्योंकि अगर साहित्यकार नहीं है तो साहित्य लिखने वाला भी कोई नहीं है। साहित्य इतिहास का मूल्यांकन साहित्य का अध्ययन है। साहित्य इतिहास लिखने वाले साहित्यकार में प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है। उसमें यह विवेक होना चाहिए कि वह सामयिक यानी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भली प्रकार से जाने। अक्सर देखने में आया है कि एक ही काल के दो कवियों की रचनाओं में पर्याप्त अंतर होता है। यदि साहित्यकार में प्रतिभा होगी तो वह उस अंतर और उसके कारणों को भली प्रकार से जान पाएगा। ऐसा होने पर ही लेखक साहित्यकार की प्रतिभा और उसकी सृजन क्षमता को जान सकेगा। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि एक ही समय के दो कवियों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। अब ये किसका कर्तव्य है? लेखक का कर्तव्य है कि वो उन दोनों में अंतर क्यों है और उसके पीछे कारण क्या है उसको अच्छे से समझे। मान लीजिए भक्ति काल के ही दो कवियों को अगर लें और दोनों की विचारधाराएं अगर अलग अलग हैं, तो उन दोनों के विचारों को अच्छे से समझना और वो अलग अलग विचारधाराएं क्यों है वो जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमें स्वीकार करना होगा कि साहित्य इतिहास में साहित्यकार की प्रतिभा तथा उसके व्यक्तित्व की विशेष भूमिका रहती है, जिसे समझे बिना साहित्य इतिहास प्रामाणिक नहीं हो सकता। अगर उसको प्रामाणिक करना है तो सबसे पहले हमें उसकी प्रतिभा, साहित्यकार की प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व को भली भांति समझना आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? साहित्य तथा सांस्कृतिक परंपराएं। जिस समय काल की रचना है उस समय का साहित्य कैसा था, उस समय जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वो कैसी थी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी भाषा के साहित्य इतिहास को लिखने से पहले काल विशेष से अभिप्राय क्या है?
जिस समय की वो रचना है, जैसे रीतिकाल की हो सकती है, भक्ति काल की हो सकती है, यानी जिस समय की वो रचना है उस रचना की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं को, उस समय काल की, यहाँ पर जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है यानी समय चल रहा है, उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जान लेना बहुत जरूरी है। साहित्य इन्हीं परंपराओं से संबद्ध है या जुड़ा हुआ होता है। साहित्य इतिहास लेखक को साहित्य के मूल स्रोत को खोजने के लिए तत्कालीन परिवेश के साथ साथ उससे पूर्ववर्ती यानी पहले की परंपराओं को भी जानना पड़ता है। उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन अगर निर्गुण काव्य धारा के बारे में हमें जानना है कि उसका उद्गम कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें न केवल शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को जानना होगा, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति काल से पहले जो आदि काल है उस काल या समय में चल रहे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के दार्शनिक विचारों को भी समझना होगा। यदि साहित्य इतिहास लेखक पूर्ववर्ती परंपराओं से परिचित होता है तो वह साहित्य इतिहास लेखन में भी सफल रहता है। अगर वो पहले की परिस्थितियों को नहीं जानेगा और तत्कालीन परिस्थितियों या सांस्कृतिक परंपराओं को नहीं जानेगा तो वह लेखन सफल लेखक नहीं हो सकता। तीसरा जो तत्व है वो क्या है? राजनीतिक और सामाजिक वातावरण। देखिए, साहित्य इतिहास दर्शन में राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की पहचान होना बहुत जरूरी है। जिस किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक परिवेश में कोई कृति रचित होती है तो साहित्य इतिहास में उसका विवरण देना जरूरी है। इसका प्रमुख कारण यही है कि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं या विदित हैं कि साहित्य समाज का ही दर्पण होता है। देखिए, साहित्य में जो चित्रित होती है, जो घटनाएं होती है, जो परिस्थितियां होती है, वो किससे प्रभावित होती है? समाज से ही तो प्रभावित होती है। काल विशेष की साहित्यिक रचनाओं पर तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो भक्ति कालीन साहित्य में राष्ट्रीय भावना न के बराबर है। इसका एक कारण है, वो क्या है कि उस समय हिंदू लोग पूर्णतया पराजित हो चुके थे, मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। यानी हिंदुओं में क्या था? निराशा का भाव था, क्योंकि वो पराजित हो गए थे। और जहां पराजय आ जाती है या निराशा आ जाती है तो हमें किस पर भरोसा होता है? अपने ईश्वर पर, भगवान पर। वहीं जाकर हमें शांति मिलती है या एक तसल्ली या भरोसा मिलता है। और ऐसा क्यों था कि वो पराजित थे? क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारतीय शासन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था या भारतीय गद्दी पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। यही कारण है कि तत्कालीन जो कबीर है, सूर है, तुलसी आदि इन कवियों ने भक्ति की शरण में आत्म सुख खोजा, यानी आत्म सुख प्राप्ति का प्रयत्न किया, क्योंकि जनता भी यही चाहती थी। क्या चाहती थी? आत्म सुख चाहती थी। इसी आत्म सुख के कारण जो लोग हैं वो किस ओर गए? भगवान की शरण में, यानी भक्ति की शरण में। इसी प्रकार से आदिकालीन साहित्य में भी देखें तो राष्ट्रीय भावना देखने को नहीं मिलती। तत्कालीन कवि यानी आदिकालीन जो कवि और साहित्यकार हैं वो दरबारी परिवेश के अनुसार साहित्य की रचना कर रहे थे। क्योंकि आदिकाल में अगर देखें तो कौन सा साहित्य मिलता है? रासो साहित्य मिलता है। रासो साहित्य कैसा साहित्य है? दरबारी साहित्य है। यानी इस काल के जो कवि हैं वो केवल और केवल अपने राजाओं को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। राष्ट्र की उनको कोई चिंता नहीं, केवल राजा खुश रहे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे, यही उनके मूल उद्देश्य रहा। तो यहाँ पर उसी परिवेश के अनुसार वो अपने साहित्य की रचना में लगे रहे। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? आपसी टकराहट, किसकी? विचारों की। तो यहाँ पर परिस्थितियों के कारण जो विचारों में द्वंद्व है उसको भी मूल्यांकित करना आवश्यक है। देखिए, पाश्चात्य विचारक जो हीगल है उनका विचार है कि दो परिस्थितियों अथवा घटनाओं के परस्पर टकराने से तीसरी परिस्थिति अथवा घटना उत्पन्न होती है। वह पहली परिस्थितियों की अपेक्षा अच्छी होती है। मानव विकास का मूल आधार क्या है? द्वंद्व है। साहित्य इतिहास में भी इस द्वंद्व का विशेष स्थान रहा है। साहित्यकार अथवा लेखक आंतरिक अथवा बाह्य द्वंद्व से ग्रस्त होकर ही रचना लिखता है। आंतरिक द्वंद्व क्या है? उसके मानसिक जो द्वंद्व चल रहा है। और बाह्य द्वंद्व क्या है? जो समाज में परिस्थितियों के कारण जो उथल पुथल हो रही है।
इसे हम आर्थिक परिस्थिति जन्य द्वंद्व भी कह सकते हैं। उदाहरण अगर देखें तो कबीर के काव्य में बाह्य द्वंद्व के कारण ही सामाजिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। देखिए, बाह्य द्वंद्व क्या है? समाज में जो लड़ाई चल रही थी, किसकी? हिंदू और मुस्लिम की, जाति पाति की, निर्गुण सगुण की जो लड़ाई चल रही थी, उसी के कारण जो आक्रोश का भाव है वो कबीर के काव्य में दिखाई देता है। दूसरा, कबीर आदि सभी निर्गुण संत कवि आर्थिक परिस्थिति जन्य द्वंद्व से भी ग्रस्त है, यानी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, संसाधनों का इनके जीवन में अभाव है, तो वो भी इनके काव्य में नजर आता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं, वो कहते हैं कि ये द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा है, यानी जब तक विचारों में उथल पुथल नहीं होगी तब तक साहित्यकार प्रेरित नहीं हो सकता किसी भी रचना के लिए। किंतु स्थिति विशेष व व्यक्ति विशेष के अंतर से द्वंद्व का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है, यानी स्थितियों के कारण जो क्षेत्र है द्वंद्व का, विचारों की उथल पुथल का, वो उसमें बदलाव आता रहता है। अतः कोई साहित्यकार अपने ही आंतरिक या मानसिक द्वंद्व से परिचालित होता है या कोई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय से, यानी भीतर जो द्वंद्व चल रहा है, मानसिक द्वंद्व यानी जो खुद के मन में जो चल रहा है उससे भी प्रभावित होता है, और बाहर के जगत और वातावरण में जो चल रहा है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, आर्थिक स्थिति में हो, राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, तो इन सब से साहित्य प्रभावित होता है। एक क्षेत्र का द्वंद्व संतुलित या शांत हो जाने पर साहित्यकार या साहित्यकारों की जो सृजन शक्ति है किसी अन्य क्षेत्र के द्वंद्व की ओर उन्मुख होती है। यानी अगर मानो वो मानसिक तौर पर द्वंद्व से ग्रस्त नहीं है तो वो बाहरी वातावरण से ग्रस्त होगा। अगर वो बाहर जो वातावरण है उसमें अगर संतुलन है तो कहीं न कहीं उसके मानसिक द्वंद्व चल रहा होगा। यानी अगर वो एक तरफ से शांत होता है तो दूसरी ओर उसके विचारों की उथल पुथल शुरू हो जाती है। कहा जा सकता है कि परंपरा और युगीन वातावरण के अंतर्विरोध से उत्पन्न द्वंद्व ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उनकी धाराओं और प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। क्योंकि अगर विचार एक जैसे बने रहेंगे तो साहित्य में परिवर्तन नहीं होगा, साहित्य नीरस हो जाएगा। अगर विचारों में परिवर्तन होता रहेगा परिस्थितियों के कारण तो क्या होगा? साहित्य विकासमान रहेगा या गतिशीलता उसमें बनी रहेगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? ये पांचवा पॉइंट है, वो क्या है या तत्व कह सकते हैं। पांचवा तत्व क्या है? संतुलन। साहित्यकार अपनी सृजन शक्ति के आधार पर ही जो विपरीत विषम परिस्थितियां हैं या जो विसंगतियां हैं उसके जीवन में, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है या अन्य जो भी विसंगतियां हैं, उनका सामना करते हुए जीवन मूल्यों को खोजता है। यानी जीवन के लिए वास्तविक जो मूल्य है उनको ढूंढने का प्रयास करता है। वह अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। कर्तव्य अकर्तव्य, मानवीय अमानवीय, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय आदि के बीच संतुलन स्थापित करके वह समाज को गति प्रदान करता है। साहित्य, इतिहास, दर्शन में इस संतुलन का विशेष महत्व है क्योंकि संतुलन के द्वारा ही वह अपनी सृजनात्मक वृत्तियों का उद्घाटन करता है। तो यहाँ संतुलन किसमें? तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उनमें संतुलन करते हुए क्या ढूंढता है? अपने जो जीवन मूल्य है उनको ढूंढने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये तत्व है, किसके तत्व है? ये साहित्य, इतिहास के मूल्यांकन के तत्व है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके अपने विचार जरूर अभिव्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।